नमस्कार मित्रों, और चक्षुदर्शी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और चलकर आपके बीच हाजिर होता हूं हर बार, और रोज एक नए प्रसंग पर बात आपसे करने की कोशिश करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजनीति के जगदीप को। फिल्मी दुनिया में आपने देखा होगा, एक जगदीप होते थे, बड़े हास्य कलाकार थे, विनोदी कलाकार थे। उनके अभिनय की तारीफ पूरी जो हिंदी पट्टी है उसमें की जाती है। वो उनके अंदाज अलग थे। तो जगदीप जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी होते हैं, जो आपको हंसाते रहें, आपको रुलाते रहें, आपको गुदगुदी करते रहें, राजनीतिक व्यंग करते रहें। लेकिन जिस तरह से हमारी राजनीति में अभी नए जगदीप उदित हुए हैं, उनकी जो अभिनय क्षमता है उसे देख करके लोगों को संदेह भी होता है, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। अब मुझे भी नहीं लगा, हो सकता है आपको भी ना लगा हो, अच्छा भी लगा हो। दोनों भाई देखिए, अभिनय के दोनों पक्ष होते हैं। किसी को किसी का अभिनय अच्छा लगता है, किसी को किसी का अभिनय अच्छा नहीं लगता। तो मैं देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब की बात कर रहा हूँ। धनखड़ साहब हमेशा से जहाँ भी रहे सुर्खियों में रहे हैं। 73 साल के हो गए हैं, 1951 में पैदा हुए थे। राजनीति में उन्होंने 1993 में कदम रखा था। एक विधानसभा, किशनगढ़ की विधानसभा है राजस्थान में, और वहाँ से चुनाव लड़ करके, और इस तरह से उनका जो राजनीतिक जीवन है करीबन 30 साल का हो गया है। इन 30 सालों में उन्होंने घाट घाट का पानी पिया। वो जनता दल में रहे, जनता दल का घाट उन्होंने देखा। वो कांग्रेस में रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घाट भी उन्होंने देखा। और आखिर में वो मोक्ष प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हर तरह से मान सम्मान दिया। वो चंद्रशेखर सरकार में जो अल्प समय की सरकार थी उसमें संसदीय कार्य मंत्री थे। उन्हें संसदीय कार्य का अच्छा ज्ञान है। वो वरिष्ठ अभिभाषक रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट में, उन्हें कानून का अच्छा ज्ञान है। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, तो उन्हें राजनीति का भी अच्छा ज्ञान है। लेकिन जगदीप जी का क्या है कि वो कभी कभी भड़क जाते हैं, और जब वो भड़कते हैं तो बड़े भोले लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। उनकी जो छवि है बड़ी फोटोजेनिक है। 73 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी बाल सुलभ मुस्कान उपलब्ध होती है। लेकिन ये बाल सुलभ मुस्कान तब लोगों को कर्कश लगने लगती है जब वो कुछ इस तरह की बातें करने लगते हैं जो उनके पद के अनुकूल नहीं होते हैं, जो प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं होती हैं। वो देश में उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, और कभी कभी वो ऐसा अभिनय करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं जो सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का नहीं कर सकता। अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की चिंता भी रहती है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन वो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति बनने के बाद राज्यसभा के सभापति बने, और वहाँ उन्होंने सदन के संचालन में जिस तरह से अभिनय किया, और उनका अभिनय का प्रति अभिनय विपक्ष ने किया, ये काबिले गौर है। अभी ताज़ा प्रसंग तो ये है कि माननीय उपराष्ट्रपति साहब देश के सुप्रीम कोर्ट से नाराज हैं। अब उनकी नाराजगी जायज है या नाजायज है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन वो नाराज है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत माननीय अदालतों को विशिष्ट अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं कि वो राज्यपालों को निर्देश दे दें, या वो राष्ट्रपति को निर्देश देते हैं, या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज करते हैं। अब उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक आदेश में देश के चुनिंदा राज्यपालों से ये कहा था कि वो एक तय समय सीमा के बाद किसी भी विधेयक को रोक नहीं सकते, उन्हें उस पर दस्तखत करना ही पड़ेंगे। अब राष्ट्रपति को इस मामले में दखल क्यों देना चाहिए? अब वो तो राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल थे जब वो बंगाल के थे,
तब उनके खिलाफ ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई निर्णय, ऐसा कोई निर्देश आता तो बात थी कि वो कुछ बोल सकते थे, लेकिन अब वो उपराज्यपाल या राज्यपाल नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि एक वरिष्ठ सदन का नेता होता है। तो उन्हें ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? और उनका तो ये कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये अनुच्छेद 142 है, ये न्यूक्लियर मिसाइल जैसा है। अरे बाबा, अगर ये न्यूक्लियर मिसाइल सुप्रीम कोर्ट को दिया किसने? हमने, आपने दिया, हमारे संविधान ने दिया। और अगर ये न्यूक्लियर मिसाइल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में न होती तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की आज स्थिति क्या होती। ये देश या तो इंदिरा इंडिया बन गया होता, या ये हिंदू राष्ट्र बन गया होता। ये देश वो देश नहीं होता जैसा कि आज है, धर्मनिरपेक्ष, बहुरंगी, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक स्वरूप वाला, विविधताओं वाला भारत देश नहीं होता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है, उसको लेकर के उपराष्ट्रपति महोदय के पेट में जब दर्द होता है तो हंसी आती है। और मुझे लगता है कि ये भूमिका उन्होंने खुद चुनी है। उपराष्ट्रपति महोदय खुद भारतीय राजनीति को, भारतीय दर्शकों को, भारतीय आवाम को हंसाते रहना चाहते हैं, इसलिए वो बीच बीच में ऐसी कुछ न कुछ उछल कूद करते हैं। आपको याद होगा माननीय धनखड़ साहब का राज्यपाल का जो बंगाल में कार्यकाल था, वो जब तक बंगाल के राज्यपाल रहे तब तक उनका वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी साहब से लगातार भिड़ंत होती रही। वो पार्टी बन करके उन्होंने लगातार काम किया, उन्होंने राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया बंगाल में, तो और उसका सिरा उन्हें मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस लड़ाकू छवि के फलस्वरूप उन्हें इनाम के रूप में उपराष्ट्रपति बना दिया। अब वो प्रमोशन के फेर में है, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन उन्होंने फील्डिंग अभी से शुरू कर दी है। वो भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दिल्ली के या बम्बई या कोलकाता की भाषा में कहें तो बिहेव कर रहे हैं। उनका बिहेवियर उपराष्ट्रपति के गरिमा पद जैसा नहीं है। ये पद वो है जिस पर मध्य प्रदेश के हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, गोपाल पाठक और तमाम बुद्धिजीवी और बड़े शिक्षाविद और बड़े स्वतंत्रता सेनानी आसीन रह चुके हैं, और इस पद की गरिमा का भी उन्होंने पूरा ख्याल रखा है। लेकिन इस पद की गरिमा में अब जब से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनाने का, तब से लगातार गिरावट आने लगी है। आप देखिए, इससे पहले वेंकैया नायडू साहब उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की कि पद की गरिमा बनी रहे। वो भी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते थे, सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी, लेकिन बहुत संभल कर बोलते थे। बड़े विनोदी वो भी थे। उनका जो विनोद प्रियता थी वो जग जाहिर थी। वो धनखड़ साहब से मेरे ख्याल से 21 रहे होंगे बीट करने में, लेकिन धनखड़ साहब से वो गलती बार बार क्या होती है कि वो पद की गरिमा भूल जाते हैं। और पद की गरिमा जब कम होती है तो पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा अपने आप कम हो जाती है। आप देखें, इस देश ने कभी भी ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं देखा जो अपने प्रधानमंत्री को दही और मिश्री का सेवन कराए किसी शुभ कार्य के वक्त, भले ही उसकी कितनी उपेक्षा हो, लेकिन वो एक ही काम करे कि जैसे घर में बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, पत्नी होती है, ये जब कोई घर से पुरुष किसी शुभ कार्य के लिए निकलता है तो उसको दही और मिश्री खिलाते हैं। हम बच्चों को हमारी माताएं परीक्षा के वक्त ये दही और मिश्री का सेवन कराती हैं, परंपरा है। हम परंपरावादी देश के लोग हैं, तो हमारे यहाँ परंपराएं होती हैं। तो माननीय मोदी जी को दही मिश्री खिलाने की जिम्मेदारी देश के राष्ट्रपति की तो नहीं होनी चाहिए। कोई और महिलाएं हैं, उनके कैबिनेट में महिला मंत्री हैं, उनके घर में माँ नहीं है लेकिन भाई हैं, भाभियां हैं, उनकी धर्म बहनें बहुत हैं, उनसे वो राखियाँ बंधवाते हैं, उनसे दही और मिश्री खा सकते हैं। उससे उसका स्वाद बदलने वाला नहीं है कि किसके हाथ से खाया। लेकिन जब आप पद की गरिमा के अनुरूप काम ही नहीं करना चाहते हो, तब कोई आपका हाथ रोक नहीं सकता। तो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हों, सबने जैसे कसम खा ली है कि वो न तो
अपने पद की गरिमा कायम रखेंगे, न वो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निष्पक्ष रूप से पालन करेंगे, पक्षपात से दूर रहेंगे, कुछ करना ही नहीं चाहते। वो तो पार्टी के एक आम कार्यकर्ता की तरह देश के प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहना चाहते हैं। हाथ जोड़कर खड़े रहना कोई बुरी बात नहीं है, विनम्रता है। हमारे यहाँ कोई आए तो उसके लिए अभिवादन में खड़े होना चाहिए, लेकिन जो हायरार्की है, जो सुप्रीमेसी है, जो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो माननीय धनखड़ साहब ने अभी जब सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई तो उनके साथ काम करने वाले तमाम अभिभाषक हैं अलग अलग पार्टियों में जो उनके साथ ही रहे हैं, उन्हें भी बुरा लगा। लोगों ने उन्हें टोका भी, टिप्पणियां भी की, लेकिन धनखड़ साहब पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वे तो हर हालत में अपने देश के प्रधानमंत्री की नज़रों में चढ़े रहना चाहते हैं। उन्हें आरएसएस वारएसएस की इतनी फिक्र नहीं है। उन्हें लगता है कि जब तक माननीय मोदी जी की कृपा उनके ऊपर है तब तक उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उनकी तरक्की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, और उनका जो अगला प्रमोशन जो है राष्ट्रपति बनने का, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। और मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को भी राष्ट्रपति बनाया था। मिसाइल मैन थे, एक अच्छा फैसला था और उसकी किसी ने विरोध नहीं किया। आज तक किसी ने उनका विरोध नहीं किया, कर भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। हालांकि डॉक्टर अब्दुल कलाम डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो हैं वो भी उस जमात से आते हैं जिस जमात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों पंचर जोड़ने वाली जमात कहा था कि इस देश में अभी तक राजनीति ने मुसलमानों को एक निश्चित सीमा से ऊपर नहीं उठने दिया और आज भी वो पंचर जोड़ रहे हैं। तो पंचर जोड़ना, चाय बेचना, बिस्कुट बेचना, भुट्टे बेचना, ये बुरे काम मैंने नहीं मानता हूँ, बशर्ते कि इन्हें बदनीयती से न किया जा रहा हो। तो अभी विषय बदल जाएगा। मैं वापस आता हूँ जगदीप साहब की भूमिका पर। तो जगदीप साहब हमारे जो फिल्मी दुनिया के थे, उनकी जो भूमिका थी उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से निभाई, और जब तक वो फिल्मों में सक्रिय रहे, जीवित रहे, तब तक उन्होंने अपने दर्शकों को लगातार हंसाते हुए, लगातार झंझोड़ते हुए काम किया, और उन्होंने अपनी एक अलग प्रशंसक सूची बनाई, वर्ग बनाया। हमारे देश में हास्य कलाकारों की कमी नहीं है। धुमाल से लेकर आप चले आइए, मुकरी हुए, महमूद हुए, और आजकल तो खुद हीरो ये जो है हास्य कलाकार बन गए हैं। तो राजनीति में भी यही हो रहा है। राजनीति को एक धनखड़ की जरूरत थी। कांग्रेस के ज़माने में एक कल्पनाथ राय होते थे, लोगों को हंसाते रहते थे, खूब बेसिर पैर की बात करते थे। बाद में कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख थे, सुप्रीमो लालू यादव साहब, रेल मंत्री रहे, उन्होंने भी देश को खूब हंसाया। उबासियाँ आ रही, बहुत तेज गर्मी है, तो उन्होंने भी देश को खूब हंसाया। वेंकैया नायडू साहब भी हंसाते ही रहे, लेकिन अब इस भूमिका में धनखड़ साहब हैं, और धनखड़ साहब जब तक अपने पद पर रहेंगे लोगों को हंसाते भी रहेंगे, रुलाते भी रहेंगे। सदन के भीतर वो विपक्ष के लोगों को रुलाते हैं और कभी संरक्षण देते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन ये आरोप मेरा नहीं है, ये विपक्ष के लोगों का आरोप है। मैं तो धनखड़ साहब की, मैंने कहा ना, भोली सूरत, दिल के क्या, मैं भूल रहा हूँ, फिल्मी गीत था, नाम बड़े और दर्शन थोड़े, ऐसा कहते हैं ना, भोली सूरत दिल के काले, नाम बड़े और दर्शन थोड़े, ऐसा कोई गीत था। अब भगवान दादा ने गाया था, याद नहीं आ रहा। आप लोगों को याद आए तो उसका स्मरण कीजिए, और उसको स्मरण करने के बाद धनखड़ साहब की जो छवि है वो अपनी आंखों में बसाइए, और फिर आप इस एपिसोड का आनंद लीजिए कि धनखड़ साहब निश्चित रूप से इस दशक में भारतीय राजनीति के असली हास्य कलाकार हैं। और जितनी सफलता से वो लोगों को रुलाते हैं, जितनी सफलता से वो लोगों को हंसाते हैं, उतना शायद कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नेता, विधायक, कार्यकर्ता उतना काम नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवा पहन करके काम करने वाले हमारे बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री में भी इतना बूता नहीं है कि वो धनखड़ साहब के मुकाबले
हास्य का अभिनय कर पाएँ, हास्य के किरदार को निभा पाएँ। तो लेकिन मैं जाती तौर पर धनखड़ साहब की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी के खिलाफ हूँ, मेरा उनसे कोई इत्तेफ़ाक नहीं है और मैं चाहता हूँ कि धनखड़ साहब अपने पद की गरिमा को बनाए रखें। कम बोलें, कम बोलेंगे तो बात बनी रहेगी, ज़्यादा बोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी और उन्हें समझना चाहिए, वो भले ही जनता दल और कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, कि कांग्रेस इसमें भारतीय जनता पार्टी में यूज एंड थ्रो यानी उपयोग करो और फेंक दो का पुराना फ़लसफ़ा काम करता है। मुमकिन है कि धनखड़ साहब का जितना इस्तेमाल होना था भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया और वो जब इनके पदोन्नति की बात आएगी, इन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ाया जाए न लड़ाया जाए, ये फैसला करना होगा, तो मुमकिन है कि धनखड़ साहब पर के नाम पर विचार ना किया जाए, क्योंकि धनखड़ साहब का जितना इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को करना था वो कर चुकी है। तो इस विषय पर आप चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, हँसिए, हँसाइए और लोगों से धनखड़ साहब की टिप्पणी के बारे में बात कीजिए कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में न्यूक्लियर मिसाइल की बात कही है अनुच्छेद 142 के तहत, वो कितनी सही है, कितनी गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह की बात मैं अपने सहयोगी मंच जो है, जैसे हमारे ये दिनेश के बोहरा साहब हैं, उनका चैनल है न्यूज़ टाइम, उस पर भी मैं इस तरह की बातें करता रहता हूँ। आपका जब मन हो कुछ लीक से अलग हटने का तो आप न्यूज़ टाइम दिनेश के बोहरा साहब का देखें, पब्लिक इंडिया देखें, 4 PM देखें, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। चक्षुदर्शी भी देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।